कैसे हो? ऑल गुड। ऑल गुड सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल खत्म करने का ट्राई करेंगे आज हम। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। तो जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी ओपन अप द फाइल। लास्ट टाइम हमने सब क्वेरीज एंड व्यूज तक कर लिया था, राइट? जी सर। ठीक है, तो आज उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने ये जो व्यू वाला पार्ट था वो कर लिया था। आज जो हमारा गोल है वो है फंक्शंस वाला पार्ट का करने का। तो जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस बेसिकली सम, एवरेज, जो भी हम ये यूज करते हैं, काउंट वगैरह, ये सब फंक्शंस हैं। फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेरे यूजर डिफाइंड और एक होते हैं मेरे सिस्टम डिफाइंड। तो जो सम, एवरेज वगैरह था, ये सब मेरे सिस्टम डिफाइंड थे। अब वी विल लर्न हाउ टू बेसिकली क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पीपीसीटी के नाम से, जो कि बेसिकली मेरा कुलदीप, आपके साइड से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। एक सेकंड सर। ठीक है, तो हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फंक्शंस दो तरीके की होते हैं, यूजर डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो जब मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करता हूँ तो साथ ही मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया भाई सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फंक्शन होते हैं। ये सारे होते हैं मेरे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अगर मैं बात करूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन यूजर खुद डिफाइन करता है। ठीक है, अब जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, अगर आप यहाँ पे आओ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, इसमें डेटाबेसेस में जाओ और कोई भी डेटाबेस खोल लो, जिससे मैंने एसक्यूएल 4 खोला और इसके अंदर मैं गया प्रोग्रामेबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फंक्शंस मिल जाते हैं। अब फंक्शन जब मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास 4 फोल्डर होते हैं। एक तो सिस्टम फंक्शंस, इसके अंदर जितने भी सिस्टम फंक्शन होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, जितने भी एसक्यूएल से वो मेरे को बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है वो रहते हैं। उसके बाद मेरे पास तीन तीन फोल्डर्स और हैं जिसके अंदर मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। तो तीन फोल्डर्स यहाँ पे होने का मतलब है भाई, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलर, देन टेबल वैल्यू, स्केलर वैल्यू, टेबल वैल्यूड एंड एग्रीगेट। ठीक है, स्केलर फंक्शंस का क्या मतलब होता है? स्केलर वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि भाई जिसके अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, पॉइंट, कि वो आंसर में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सो दैट बिकम्स अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? जो आंसर में एक पूरा का पूरा टेबल रिटर्न कर रहा है। एंड एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे पास तीन तरीके के यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिकली तीनों का सेम ही रहता है। एसक्यूएल इसको अपने आप सॉर्ट करता है, जिस भी तरीके से सॉर्ट करना है कि भाई कौन सा टेबल वैल्यूड है, कौन सा स्केलर वैल्यूड है, हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इट्स जस्ट लाइक थ्योरी पार्ट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अब एक फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं? देखो, मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को क्रिएट कमांड यूज करना होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्रिएट फंक्शन। ठीक है, एंड देन मैंने फंक्शन का नाम लिखा है। फंक्शन का नाम एक्चुअली पीपीसीटी ही है। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो मेरे को ना अपने एसक्यूएल सर्वर का, अपने डेटाबेस का स्कीमा भी बताना पड़ता है। ठीक है, सो आई हैव टू राइट dbo.ppct। ठीक है, डीबीओ मेरा स्कीमा है, ये बाय डिफॉल्ट जब आप एमएस एसक्यूएल यूज करते हो तो डीबीओ ही स्कीमा रहता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पीपीसीटी नाम, अपने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया। अब उसके अंदर इन ब्रैकेट्स आई कैन गिव पैरामीटर्स। मैंने पैरामीटर्स क्या दिए? @p और @s। साथ में मैंने बताया है इसको कि भाई ये जो पैरामीटर्स है ये किस तरीके का डेटा एक्सेप्ट करेंगे। सो p फॉर प्रॉफिट एंड s फॉर सेल। पहले मैं गोल बताता हूँ, गोल क्या है हमारा। हमारा गोल बेसिकली ये है कि भाई एक ऐसा फंक्शन बनाया जाए जो कि प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू इनपुट लेके मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज दिखा सके। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को प्रॉफिट और सेल्स दोनों का इनपुट चाहिए, अगर दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दे दिए इस वजह से। ठीक है, @p एंड @s। दोनों की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, और मतलब नॉर्मल भी आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो मैंने फ्लोट ले लिया, क्योंकि फ्लोट नॉर्मल नंबर्स को भी इजीली हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को एक्चुअली ये बताना पड़ता है कि भाई जो मेरा फंक्शन है उसका जो आंसर आएगा, जो मेरा फंक्शन है वो जो रिटर्न कर रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है? तो मेरा फंक्शन ऑब्वियसली परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस जो परसेंटेज आएगी दैट विल बी इन पॉइंट्स, इन डेसिमल। मैंने इसलिए लिखा है रिटर्न्स फ्लोट।
ठीक है, फ्लोट ही इनपुट ले रहा है, फ्लोट ही आउटपुट में दे रहा है। अब उसके बाद मैंने किया एज, ठीक है, जैसे मैंने व्यू के टाइम पे किया था, मैंने व्यू के टाइम पे भी एज लगाया था, उसके बाद मैंने सीधा क्वेरी लिख दी थी। बट फंक्शन के टाइम पे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन में ना मल्टीपल लाइंस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं मल्टीपल लाइंस के अंदर चीजें कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें बिगिन और एंड लगाना पड़ता है, ताकि एसक्यूएल को पता रहे कि यहाँ से भाई फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी मेरी एंड हो रही है। तो मैंने बिगिन और एंड लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिंपली अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करी है, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता तो @o जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी जगह पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाता तब भी इट विल वर्क, बट क्योंकि मेरे को कंसेप्ट सिखाना था कि आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। मैंने क्या किया, डिक्लेयर @o, ठीक है, @o एक वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेयर किया, इसका डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। अब उसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है, उसकी मैंने इक्वल टू करके दी वैल्यू, वैल्यू इज बेसिकली प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, परसेंटेज निकल जाएगी इससे। उसके बाद मैंने रिटर्न राउंड किया @o को, जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करके मैंने आउटपुट दे दिया, और राउंड ऑफ कॉमा 2 लिखने का मतलब है कि भाई उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगी, और उसके बाद मैंने इसको एंड कर दिया, ठीक है। इससे मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, दिस क्वेरी इज फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इसको यूज में किसी भी नॉर्म, सॉरी, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद मैं इस फंक्शन को यूज किसी भी बेसिक फंक्शन की तरह कर सकता हूँ, जैसे मैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को यूज करता हूँ उसी तरीके से मैं इस फंक्शन को भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही सेल्स, प्रॉफिट और डीबीओ डॉट पीपीसीटी लिखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रॉफिट और सेल्स दे दिया, इसका नाम दे दिया एज पीपीसीटी, ठीक है। तो मैं सेल्स, प्रॉफिट और पीपीसीटी 3 कॉलम निकाल रहा हूँ, जिसमें सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यू आएगी और देन परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा ये मेरे को, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ स्केलर वैल्यू फंक्शन, स्केलर वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। स्केलर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि ये भाई इनपुट ले रहा है, जो भी कर रहा है आउटपुट में एक पर्टिकुलर नंबर दे रहा है ना। जो भी फंक्शन आउटपुट में एक पर्टिकुलर नंबर देगा, दैट बिकम्स माय स्केलर वैल्यूड, क्लियर है। जैसे हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका आउटपुट कहाँ पर विजिबल होगा, तो होगा आउटपुट यहीं पे विजिबल होगा, देखो जैसे मैं ये किया, एक मिनट को पहले मैं यूज कर लूं, तो यहाँ पे नीचे इस तरीके पैनल खुल जाता है, इसके अंदर आउटपुट आता है। और अगर मैं उस वाले फंक्शन को रन करें तो है, इसको मैंने रन किया, देखो परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दी इसने, है ना। क्लियर, यस सर, क्लियर। ओके, so let me just close this, give me a second। तो अब चलते हैं, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं जो कि है टेबल वैल्यूड, ठीक है। ऊपर हमने बात की स्केलर वैल्यूड की, इसके बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं टेबल वैल्यूड, ठीक है। अब टेबल वैल्यूड फंक्शन है मेरा, इसमें गोल क्या है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर सेल्स की वैल्यू से ऊपर की वैल्यूज दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 500 200 या समथिंग लाइक दैट, तो मैं उस तरीके का एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। तो मैंने क्या किया, क्रिएट फंक्शन टी सेल्स, मैंने इसका नाम दे दिया टी सेल्स, और इसके अंदर एक सेल की वैल्यू ऐसी ली मैंने जिसके ऊपर की मेरे को सेल्स दिखानी है, मैंने @s और फ्लोट कर दिया, ठीक है। तो क्रिएट फंक्शन डीबीओ डॉट टी सेल्स @s फ्लोट, कि भाई एक नंबर लेगा ये जो कि फ्लोट में होगा, पॉइंट में भी चेक करना पड़ सकता है हमें। उसके बाद मैंने रिटर्न टेबल किया, टेबल भी एक्चुअली एसक्यूएल में एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक टेबल वैल्यूड फंक्शन है, सो इट विल रिटर्न अ टेबल। मैंने एज में, अब क्योंकि एज के बाद मेरे को एक क्वेरी ही लिखनी थी सिर्फ, ठीक है, एक ही लाइन है मेरे पास, तो मैंने बिगिन और एंड नहीं लगाया, इसकी मेरे को नीड ही नहीं थी। मैंने क्या किया, रिटर्न में ब्रैकेट एक लगा से दिया ज्यादा, जब एक से ज्यादा क्वेरी है, एक से ज्यादा लाइन हो, जब बिगिन और एंड यूज करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप चाहो तो बिगिन और एंड इसमें भी यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर पॉइंट नहीं है कुछ यूज करने का। जी जी जी। तो इसलिए मैंने यूज नहीं किया इसमें। यहाँ पे बस 2 लाइन थी ना, देखो यहाँ पे एक और दो लाइन थी,
इसलिए वजह से मेरे को बिगिन और एंड यूज करना पड़ा। यहाँ पे सिंगल ही लाइन है तो मेरे को यूज करने की नीड ही नहीं है। तो मैंने एज रिटर्न किया और रिटर्न में जो क्वेरी रन करी वो किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन दिस एस जो हमने पैरामीटर दिया है ना। तो दिस विल रिटर्न मी अ टेबल जो कि भाई जिसमें सेल्स की वैल्यू एस से बड़ी है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 150 दिया हुआ है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट किया, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आ गया जिसके अंदर सेल्स की वैल्यू सारी 150 से बड़ी है, देख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट बेसिकली फंक्शंस, ठीक है। ठीक फंक्शंस है का सर, टॉपिक क्लियर। ये टेबल के लिए क्रिएट हो रही है क्या कंप्लीट, या फिर एक नॉर्मल क्वेरी हम रन कर रहे हैं भाई सारे सेम फंक्शन में टेबल पे? नहीं नहीं, इसमें टेबल क्रिएट नहीं हुआ। बेसिकली देखो जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो एक टेबल है ना, इसलिए हमने रिटर्न्स टेबल लिखा है। टेबल एक डेटा टाइप है। नहीं सर, जैसे जैसे हम ये सिलेक्ट स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम चोको वेयर सेल्स ये सब डाल रहे हैं, तो हाँ ये हाँ, तो नॉर्मली विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं बिना उसके भी। व्हाट आई एम हाँ, सेइंग इज कि भाई टेबल वैल्यू फंक्शन ऐसे बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं आपको इसका एक फंक्शन बनाना हो। ओके ओके। गेटिंग योर पॉइंट। ये सब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप इसमें मल्टीपल लाइंस में कुछ भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब करके आप लास्ट में एक टेबल वाली लाइन को रिटर्न कर सकते हो। तो उसमें बस आपको बिगिन और एंड लगाना पड़ेगा। बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी फंक्शन एक टेबल को आउटपुट देता है वो टेबल वैल्यूड हो जाता है, और जो भी फंक्शन एक सिंगल नंबर को आउटपुट देता है वो स्केलर वैल्यूड हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और जो एग्रीगेट होती है उसके अंदर तो सिंपल है कि भाई आपने दो तीन फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना हम्म। दिया, वो स्केलर वैल्यूड हो जाते हैं सिंपली। एग्रीगेट फंक्शन में सर वही तो काउंट होते हैं, काउंट मैक्स मिन सम एवरेज नहीं ऑल। नहीं, ये सारे सिस्टम वाइज एग्रीगेटेड है। ऐसा कोई फंक्शन अगर आप क्रिएट करते हो यूजर डिफाइंड वाला तो वो एग्रीगेट के फोल्डर में चला जाता है। ठीक मैं है। एग्रीगेट यहाँ पे कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसा कौन सा फंक्शन क्रिएट करोगे जो कि एग्रीगेट के फोल्डर में जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। ओके, तो ये था मेरा फंक्शन का टॉपिक। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है मेरा ट्रिगर्स का। आइडिया है आपको ट्रिगर्स के बारे में? है तो फिर बता दीजिए आप एक बारी। एक बार दोबारा बता देता हूँ। ट्रिगर्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि भाई ट्रिगर्स के अंदर ना हम एक एक्शन के हिसाब से एक रिएक्शन कोड करते हैं, ठीक है। कि भाई कुछ समथिंग एक यूजर ने कोई क्वेरी रन करी और वो क्वेरी हमारे पर्टिकुलर एक्शन के हिसाब से थी कि भाई हमने जिसपे ट्रिगर लगाया हुआ था उसके हिसाब से थी। तो वो क्वेरी रन होने के साथ साथ हमारा ट्रिगर भी बैकग्राउंड में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं मैंने क्या किया है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ना, देख रहा हूँ कि भाई जैसे ही चॉकलेट वाले टेबल के अंदर सेल्स की कोई वैल्यू अपडेट करता है ना अगर, तो जो पुरानी वैल्यू थी जो नई वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू एक उन दोनों वैल्यू का ना बेसिकली लॉग बन जाएगी, लॉग एंट्री बन जाए। यहाँ पे मैंने ऑडिट लॉग के नाम से एक टेबल बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैं इसकी एंट्रीज डालूंगा। तो इसके अंदर मैं 4 कॉलम लिए, ऑर्डर आईडी, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड अपडेटेड ऑन, ठीक है। ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर आईडी की बात हो रही है, उसकी पुरानी सेल्स क्या थी, नई सेल्स क्या हो गई और किस दिन वो अपडेट की गई, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके ऊपर मैंने ट्रिगर लगाया। ट्रिगर कैसे लगाया, क्रिएट ट्रिगर लॉगिंग, मेरे को एक नाम देना पड़ता है अपने ट्रिगर को। ऑन चोको, किस टेबल पे लगा रहा हूँ वो बताया मैंने। आफ्टर अपडेट, किस एक्शन के बाद ये ट्रिगर चलेगा वो बता दिया, ठीक है। एज बिगिन, वही बिगिन और एंड है लास्ट में। तो बेसिकली वही कि भाई हम बॉडी डिफाइन कर रहे हैं अब, ठीक है। ठीक। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले लगाया इफ अपडेट सेल्स। अपडेट का जो ये वाला फंक्शन है ये बेसिकली चेक करता है कि सेल्स की वैल्यू अपडेट हुई या फिर नहीं हुई। हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर सेल्स की वैल्यू अपडेट हुई है तभी ये लॉन्च हुए, वरना तो देखो दिक्कत क्या है कि भाई अगर सेल्स की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई, कहीं पे कुछ और अपडेट हुआ तो बेफालतू में वो ट्रिगर चलता रहेगा बैकग्राउंड में, है ना। वो ठीक मेरे है। एक टेबल में एंट्रीज भरता रहेगा बेफालतू की। तो मैंने क्या किया कि भाई ये ट्रिगर तभी चले जब सेल्स की वैल्यू अपडेट हुई है। तो इफ अपडेट सेल्स लिखा मैंने इसलिए यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी मैं एसक्यूएल के अंदर इफ वगैरह यूज कर रहा हूँ तो मेरे को बिगिन और एंड के बीच में अपनी स्टेटमेंट को रैप करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बिगिन लगाया और यहाँ पे एंड लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू ऑडिट लॉग, ठीक है। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, मतलब सब क्वेरीज का यूज किया। सो ऑर्डर आईडी सेल्स सेल्स एंड गेट डेट, ठीक है।
अब मेरे पास ना दो सूडो टेबल्स होते हैं, ठीक है। सूडो टेबल्स का मतलब जो टेबल एसक्यूएल अपने आप बनाता है, एसक्यूएल अपने आप उन्हें डिलीट कर देता है, बेसिकली यू कैन से टेम्परेरी टेबल्स होते हैं। जब भी क्वेरी कोई रन होती है तो ये टेबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही दो टेबल होते हैं मेरे पास, इंसर्टेड एंड डिलीटेड। जब भी एसक्यूएल के अंदर डेटा अपडेट होता है तो डायरेक्टली पुरानी वैल्यू वैल्यू हट के नई वाली वैल्यू नहीं डल जाती है, ठीक है। होता क्या है, जब आप अपडेट का कमांड इशू करते हो तो सबसे पहले जो आपने नई वाली वैल्यू दी है वो एक इंसर्टेड नाम के टेबल के अंदर स्टोर कर दी जाती है। उसके बाद एसक्यूएल जो आपका मेन टेबल है उसमें से डेटा लेता है, जो भी आप वैल्यू अपडेट कर रहे हो उसको लेता है, एंड उसको फिर वो कुलदीप यू आर सेइंग समथिंग? नो नो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो जब इंसर्टेड के अंदर उसने वैल्यू डाल दी जो कि अपडेट होने वाली है, उसके बाद एसक्यूएल क्या करता है, जो हमारा मेन टेबल है उसमें जो वैल्यू है जो कि भाई अपडेट होने वाली है, उस पुरानी वैल्यू को हटा के वो एक डिलीटेड के नाम से टेबल के अंदर डाल देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो इंसर्टेड वाले में से वैल्यू निकाल के वहां पे जो मेन टेबल है उसके अंदर डालता है ताकि मेरी वैल्यू अपडेट हो सके। तो इस तरीके से एक्चुअली एसक्यूएल वर्क करता है। तो मैंने उसके इसी बिहेवियर का फायदा उठाया। मैंने क्या किया, फ्रॉम इंसर्टेड आई इनर जॉइन डिलीटेड डी, मैंने इन दोनों पे इनर जॉइन लगा दिया। और किसके बेसिस पे लगाया, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। मैंने ऑर्डर आईडी के बेसिस पे इसमें इनर जॉइन लगा दिया तो मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अब मैंने आई डॉट ऑर्डर आईडी लिया क्योंकि ऑर्डर आईडी तो देखो अपडेट नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे आई या डी कुछ भी ले सकता हूँ। बट ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में दोनों में सेल्स लेनी थी मेरे को, तो ओल्ड वैल्यू में डिलीटेड वाली सेल्स आएगी, न्यू वैल्यू में आई डॉट सेल्स मतलब इंसर्टेड वाली सेल्स। और लास्ट में मैंने लगा दिया गेट डेट। गेट मतलब जिस भी दिन अपडेट हुआ है उस दिन की डेट डल जाएगी। समझ आया? जी सर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, क्लियर है। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे देख लो कि भाई ये अपना करके देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट लॉग करूँ तो मैं आपको लॉग्स दिखा भी सकता हूँ जो हमने जब जम किया था तब के। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वैल्यू आ रही है भाई, पुरानी वैल्यू इस ऑर्डर आईडी की 140 थी, नई वैल्यू 500 हो गई है। इस तरीके से लॉग बनते जाएंगे। वर्क कैसे करेगा ट्रिगर, ये बताओ, रिपीट करोगे? ट्रिगर वर्क कैसे करेगा, ट्रिगर का वर्क क्या रहेगा? ट्रिगर वर्क कैसे करेगा, देखो एक तो यहाँ पे ना ऑर्डर आईडी डालते हैं, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सबसे पहले नॉर्मली रन करता हूँ। मैंने ऑल टेक्स्ट किया, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। ये भाई इसमें ऑर्डर आईडी का रीजन नॉर्थ हो गया, ठीक है। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में रीजन नॉर्थ कर दिया मैंने। तो आपने देखा कि सिर्फ वन रो इफेक्टेड दिखा रहा है वो, राइट? वन रो इफेक्टेड दिखा रहा है, तो हाँ वन रो इफेक्टेड दिखा रहा है, तो उसका मतलब मेरा ट्रिगर रन ही नहीं हुआ है, सिर्फ उसने मेन टेबल के अंदर चेंजेस करे, ठीक है। अगर मैं ऑडिट लॉग भी दिखाऊँ आपको तो देखो यहाँ पे अभी देखो कि पुराने वाली वैल्यू ही है, ठीक है ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्स की वैल्यू एक्चुअली अपडेट करता हूँ और इसको ना 5 तो मेरी ऑलरेडी ही है, मैं इसको 148 कर देता हूँ, ठीक है। मैं जब इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे वन रो इफेक्टेड दो बार लिखा आया है ना। ठीक है। अब दो बार लिखा आया उसका मतलब ही वही है कि भाई ऑर्डर लॉग के अंदर डेटा अपडेट हो चुका है। और मैं ऑर्डर लॉग देखूंगा, देखो यहाँ पे 500 से 148 हुई, किस दिन हुई, 31 तारीख को, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में ऑडिटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, लॉगिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है ओके। सो अब जो अगला कंसेप्ट मेरे पास आता है वो आता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स का, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स में बेसिकली क्या होता है कि भाई हमारे पास ना कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम बार बार रिपीट करते हैं अपने काम में, राइट? कि भाई मेरे को डेटा लेना है, इंसर्ट करना है, कुछ क्लीन वगैरह करना है, कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है, क्योंकि भाई मैं चाहूंगा कि एक बार क्लब होके कि एक कमांड मिल जाए मेरे को, मैं वो कमांड रन करूं और वो सारी क्वेरीज लाइन बाय लाइन रन हो जाए। तो इसी केस के लिए हमारे पास होते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। अब जो ऊपर फंक्शंस थे या फिर व्यूज थे, इन सब में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि भाई मैं ना डेटा को अपडेट नहीं कर सकता इससे, बस इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाले कमांड्स नहीं मैं फंक्शन के अंदर या फिर व्यू के अंदर डाल सकता हूँ, है ना। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होता है मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हाँ, जैसे हमने कोई ट्रिगर बनाया उसमें कोई अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, व्यू बनाया उसमें कुछ अपडेट डिलीट नहीं, ट्रिगर तो अलग चीज हो गई, ट्रिगर तो अलग चीज हो गई, ट्रिगर तो कंसेप्ट ही अलग हो गया, वो लाइक बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलने के लिए डिजाइंड है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं फंक्शंस और व्यूज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मैन्युअली ट्रिगर करवाते हैं, मैन्युअली चलाते हैं ना जिसको, उसकी बात कर रहा हूँ।
तो उसके अंदर अभी तक मैं ना ही तो इंसर्ट कर सकता था, ना ही अपडेट कर सकता था, ना ही डिलीट कर सकता था। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए मेरे पास आता है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर बेसिकली कि भाई एक मल्टीपल क्वेरीज को मैंने एक नाम दे दिया और उसको स्टोर कर दिया, तो दैट बिकम्स माय स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, बेसिकली स्टेप्स को स्टोर करना, प्रोसीजर को स्टोर करना, स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, अब जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं वो भी मेरे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर, जो कि भाई सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की तरह जब मैं एसक्यूएल इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास साथ ही आते हैं। और एक बाय होते हैं जो डिफॉल्ट मैं आते हैं। मैन्युअली, हाँ, और एक होते हैं जो मैं मैन्युअली करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, देखो मैंने किया एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम। जो भी सिस्टम डिफाइंड मेरे स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं ना वो हमेशा एसपी से स्टार्ट होते हैं। ठीक ठीक है, है, तो मेरे पास EXE कॉलम ठीक है। को, सॉरी, ओके सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर जो कि सिस्टम डिफाइंड होते हैं वो मेरे पास हमेशा एसपी से स्टार्ट होते हैं। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, जैसे हम अभी यूजर डिफाइंड भी करेंगे ना, तो उसमें आप एसपी का नाम मत दो, क्योंकि एसपी का नाम देने से दिक्कत क्या होती है, एसपी का नाम देखते ही जो MySQL है वो सबसे पहले सिस्टम वाले फंक्शन में ढूंढेगा, और अगर उसको वहां पे नहीं मिलता है फिर वो हमारे यूजर डिफाइंड वाले फंक्शन में जाता है। बट अगर मैंने एसपी नहीं लिखा तो वो सिस्टम वाले फंक्शन में जाएगा ही नहीं, सीधा मेरे यूजर वाले फंक्शन में जाएगा। तो स्पीड का फर्क पड़ता है इससे थोड़ा सा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीन यूजर डिफाइंड, ओ सॉरी, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस की बात करी है, एसपी रीनेम, एसपी कॉलम्स एंड एसपी हेल्प। ठीक है, एसपी रीनेम का बेसिकली मतलब होता है मैं एक कॉलम को रीनेम कर सकता हूँ इससे, जैसे मैंने चोको में ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी था उसको ऑर्डर आईडी कर दिया, और मैंने बता दिया लास्ट में कि भाई क्या है, किस चीज को रीनेम कर रहा हूँ, विच इज कॉलम। ठीक है, इसके बाद मैंने एसपी अंडरस्कोर कॉलम्स यूज किया, ये मेरे को कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है मेरे को कॉलम्स के बारे में। और उसके बाद मैंने एसपी अंडरस्कोर हेल्प यूज किया, जो कि सिंपली मुझे मेरे टेबल के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस, मतलब सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस। ठीक है, मेनली जो और यूज इनके, होते हैं वो ये तीन हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यूजुअली स्टोर प्रोसीजर्स जो सिस्टम डिफाइंड होते हैं वो यूज नहीं किए जाते इतने ज्यादा, ज्यादातर यूजर डिफाइंड वाले ही यूज किए जाते हैं। ओके। ओके, तो नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, प्रोसीजर मैंने क्या बनाया है कि भाई मैं बेसिकली एक अपडेट करने का जो तरीका है, जो मैं अपडेट करता हूँ वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ। इसके अंदर बस डिफरेंस क्या है कि भाई मैं ना सबसे पहले जो पुरानी वैल्यू वाली एंट्री थी वो भी दिखा रहा हूँ, जो नई वाली वैल्यू एंट्री है वो अपडेट होने के बाद भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बेटर अपडेट नाम रखा उसका। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको सीधा सीधा हमारे वो दिए पैरामीटर्स, सो @s विच इज इन फ्लोट फॉर सेल्स की वैल्यू मैं सेल्स अपडेट करने के लिए ही बना रहा हूँ, @o विच इज ऑर्डर आईडी की किस ऑर्डर आईडी की मेरे को सेल्स अपडेट करनी है, विच इज इन एनवार्कर 30। इसके बाद एज बिगिन वही सेम चीज, तीन क्वेरी लिखी हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स ये पुरानी वाली एंट्री दिखाने के लिए, अपडेट चोको सेट सेल्स इक्वल टू @s वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू @o, भाई जिस ऑर्डर आईडी पे हम हैं उस ऑर्डर आईडी की मतलब वैल्यू अपडेट करने के लिए बेसिकली। और उसके बाद लास्ट में मैंने अपडेटेड वैल्यू, वैल्यू अपडेट होने के बाद भी जो दिखेगा वो भी दिखा दिया। तो ये तीनों क्वेरी रन होती है। ठीक है, अगर मैं जहाँ पे मैंने किया भी हुआ है इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो देखो पुरानी एंट्री और नई एंट्री दोनों आती है मेरे पास। ठीक है, जो जी 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 जी। तो इस तरीके से मैंने एक अपडेट के लिए एक स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोग्राम किया है यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ठीक है, तो हम बिल्कुल एंड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जल्दी एसक्यूएल भी खत्म होने वाला है, हमने 2 क्लास में एसक्यूएल भी खत्म कर लिया है। ये ना पहले मैंने कर रखा है, कवर कर रखा है, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, वही कह रहा हूँ कि पावर बीआई भी आपने आई कर रखा है जहाँ तक है, पावर एआई पाइथन भी कर रखा है मैंने। तो वही कह रहा हूँ कि कोर्स ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ। बाकी आप जो मैंने असाइनमेंट्स वगैरह दिए थे वो करते रहिएगा। जी जी जी। मैंने आपको सिर्फ एक्सेल के असाइनमेंट दिए हैं या एसक्यूएल के भी दे दिए हैं? जो एक्सेल के दिए, एक्सेल जैसे अभी ओवर बताओ ना, तो उसमें एक्सेल के 3 असाइनमेंट दिए थे। तो एक्सेल के दिए थे, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी और एसक्यूएल के अभी 6 हमारा कर एसक्यूएल देगा। खत्म होगा। हाँ,
एसक्यूएल खत्म होगा, मैं एसक्यूएल की भी असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे सो यहाँ पे मेरा वही मैंने ऑल्टर किया है, ठीक है। हमारा जो कॉलम है उसको, जो प्रोसीजर है उसको मैं ऑल्टर से उसको ऑल्टर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम लिखना होता है, बस मेरे को जो भी चीजें चेंज करनी है उनको चेंज करके। तो द डिफरेंस इज यहाँ पे ऑर्डर आईडी एज इट इज है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी में मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, कुछ नहीं है, बेसिकली सेम चीज हुई, ठीक है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैं डिफरेंस मतलब एडिट करते कैसे किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी फंक्शन को या किसी भी व्यू को। हेलो, you are not audible. हेलो, आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आ रही है आवाज। हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है और मेरे को एक बार ना रिजॉइन करनी पड़ेगी, वरना मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। ओके ओके। या हाय, मुझे बता रही है अभी सही? यस सर। ओके ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके खत्म ही कर देंगे आज, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने ऑल्टर किया था स्टोर प्रोसीजर को, समझ आया? ओके ओके, हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ। कोई डाउट वगैरह अभी तक? क्योंकि इसके बाद फिर हमारे लास्ट दो टॉपिक बचते हैं एसक्यूएल के सिर्फ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा ना, डीएमएल डीडीएल और कुछ बीच के टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट पार्ट आता है वो आता है ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है। बड़ा सिंपल सा होता है, देखो इसके अंदर ना तीन मेरे पास वो होते हैं, यू कैन से कमांड्स या क्वेरीज, तीन ही कमांड, होते हैं, ठीक है। कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक। हाँ मतलब बिगिन ट्रांजैक्शन के अलावा ये तीन होती है मेरे पास, ठीक है। सो हाउ दिस थिंग वर्क इज कि सेव पॉइंट तो चलो फिर भी थोड़ा सा बेस हो जाता है। द मेन थ्री इज कमिट, रोल बैक एंड बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई अब मेरे पास कंट्रोल जेड तो होता नहीं है। मान लो मैंने कोई कॉलम रैंडमली डिलीट कर दिया, कोई डेटा रैंडमली डिलीट कर दिया या कुछ इंसर्ट किया जिससे कुछ दिक्कत हो गई, है ना। एक मिनट देना। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ डेटा मैंने बाई चांस कोई डिलीट कर दिया, कुछ हो गया, राइट। सो उसमें दिक्कत क्या आती है कि भाई मेरे पास एसक्यूएल के अंदर कंट्रोल जेड तो होता नहीं, तो मुझे इश्यू हो जाता है कि भाई मेरा डेटा चला गया, राइट। सो अब
अ, मैं उससे बचने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज टीसीएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कमांड्स के एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने सबसे पहले बिगिन ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, उसके बाद डिलीट फ्रॉम चोको कर दिया। ठीक है, तो लेट मी शो यू एक्चुअली टीसीएल वर्क कैसे करता है। तो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं सबसे पहले चॉकलेट का टेबल दिखाता हूँ। सो दिस इज माय चोको टेबल फुल ऑफ डेटा। ठीक है, मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब आई कैन डिलीट फ्रॉम चोको। ठीक है, मेरा चोको का डेटाबेस जो है वो खाली हो गया। अगर मैं सेलेक्ट देखो तो मेरा देखो खाली हो गया। ठीक है, जी अब जब आई हैव ब्लैंक है टू बिल्कुल। ऑप्शंस। हाँ, तो अब आई हैव टू ऑप्शंस। एक्चुअली 3 होते हैं, सेव पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। वी हैव रोल बैक एंड कमिट। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि भाई जो मैंने ये क्वेरी रन करी है, जो ये टेबल खाली हो गया है, वो एकदम सही है, तो आई डू कमिट। ठीक है, कि भाई मैं अपने चेंज के साथ स्टिक होना चाहता हूँ। अब मेरे को लगता है मेरे से कहीं पे गलती हो गई है, सो आई डू रोल बैक। ठीक है, रोल बैक को मैंने रन किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको करूंगा, तो देखो कंप्लीट डेटा आ वो जाएगा, डेटा एक वापस आ पीछे आ जाता है। जाएगा इसमें। सॉरी, सर इसमें एक स्टेप पीछे जाता है, ऐसे कंट्रोल जेड में एक स्टेप पीछे जाता है। कंट्रोल जेड में एक स्टेप पीछे जाता है, यहाँ पे प्रॉपरली जहां पे आपने बिगिन ट्रांजेक्शन किया है वहीं तक जाएगा वापस पूरा। अच्छा, लास्ट जहाँ से हमने कमिट किया था। जहां पे आपने ये बिगिन ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया ना, आपको हमेशा एक्चुअली बिगिन ट्रांजेक्शन करना पड़ता है कमिट रोल पे कुछ भी करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जहां पे भी आपने बिगिन ट्रांजेक्शन किया वहां तक जो था वैसा हो जाएगा। हम्म, समझ आया? सर ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कमिट का लास्ट जो पॉइंट बचता है। कमिट सॉरी, कमिट का क्या बताया सर आपने, कमिट का? कमिट का मतलब होता है कि जो मैंने चेंजेस करे मेरे को लगता है वो ठीक है, तो उनको फाइनलाइज करने के लिए परमानेंटली, कमिट होता है। हाँ, परमानेंटली उसको चेंज को परमानेंट करने परमानेंटली के लिए। चेंज करने के लिए, डेटाबेस को अपडेट हाँ जी, करने हाँ के लिए जी, परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास टीसीएल के अंदर एक कंसेप्ट और बचता है विच इज कॉल्ड सेव पॉइंट। ठीक है, सेव पॉइंट का बेसिक सा क्या मतलब होता है कि भाई मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यूजुअली मैं ट्रांजेक्शन के बाद मान लो 10 कमांड अगर मैंने रन किए, और लेट्स से 10वें कमांड में ही कोई गलती कर दी मैंने, मैं अगर रोल बैक करूंगा और मेरे को सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, सारे 10 के 10 कमांड दोबारा रन करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट सेव पॉइंट्स। ठीक है, मैंने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक या दो कमांड करे, उसके बाद मैंने एक सेव पॉइंट बना दिया, उसके बाद मैंने दो कमांड करे सेव पॉइंट बना दिया, उसके बाद दो कमांड करे सेव पॉइंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो मैं दो कमांड रन कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा लास्ट वाले कमांड में दिक्कत आ गई। तो अब जब मैं रोल बैक करूंगा तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जाने की जगह अपने लास्ट सेव पॉइंट पे जाऊंगा। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है। आई थिंक नहीं समझ आया। थोड़ा थोड़ा है जो थोड़ा थोड़ा है, कोई प्रैक्टिकली। बात नहीं, इसको भी, हाँ हाँ, इसको एक बार विजुलाइज कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, इसको एक बार विजुलाइज कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। विजुअली देखोगे ना ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो लेट मी रीसेट ये द डिफरेंस कैनवस। चलता है इसमें, कमिट का सेव पॉइंट। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मेरे को समझ नहीं हेलो। आया आप क्या कह रहे हो। हेलो कुलदीप। तो अब क्लियर सर आवाज? हाँ, थोड़ी सी क्लियर है, पूछो क्या पूछ रहे थे। ब्रेक हो जाएगी सर। नहीं, नहीं समझ आ रहा। कुलदीप, डू वन थिंग कि आप ना चैट में अपना क्वेश्चन लिख दो एंड आई विल आंसर यू। मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है हाँ आपकी हाँ आवाज। सर, मैं ये नेटवर्क इशू चल रहा है सर, ये ना, ये बाहर बारिश आ रही है ना, तो उसकी वजह से अच्छा। नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ। अरे अच्छा अच्छा, मैं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। डिफरेंस चलेगा जैसे रो सेव पॉइंट और कमिट के अंदर, अगर हम बोले कि भाई कमिट हमारे डेटाबेस को परमानेंटली चेंज करता है, अपडेट करता है, और सेव पॉइंट जो है वो टेम्परेरी बेस पे हमारे डेटाबेस में डेटा को सेव करता हाँ, बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है। है। ठीक है सर। गिव मी अ सेकेंड। ओके। ठीक है, आपको ना एक बार ये वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली जो हमारा एमएस एसक्यूएल है वो ना सेव पॉइंट से सपोर्ट नहीं करता है। ओके। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार, तो आपको नीड कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है, मैंने एक बिगिन ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे मैंने पीटी लिखा बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शन होते हैं, एक कमिट का, ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास रोल बैक का। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो डेटाबेस जो था मेरा डीबी स्टेट में था वो। ठीक है, मैंने जब बिगिन ट्रांजेक्शन किया उसके बाद कुछ चेंजेस करे, यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन, देखो डीबी स्टेट थी। ठीक है, जब मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया तब, ठीक है, ये था बिगिन के टाइम पे, पीटी के टाइम पे। ठीक है, फिर मैंने कुछ चेंजेस करे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा डीबी 1 की स्टेट में आ गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कमिट करता हूँ, ठीक है, तो कमिट करने से क्या होगा, जो ये डीबी 1 वाली स्टेट है मेरी, वो डीबी नाम हो जाएगा, मतलब वो फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, डीबी 1 वाली स्टेट मेरी फाइनलाइज हो जाती है। ठीक है, इसमें जब मैं रोल बैक करता हूं, ठीक है, रोल बैक के टाइम पे मेरी डीबी वाली स्टेट फाइनलाइज होती है, जो कि ट्रांजिशन के टाइम पे थी यहाँ पे, है ना। और जब मैं सेव पॉइंट बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे डीबी 1 पे एक सेव पॉइंट बनाऊं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई मेरा जो डीबी 1 वाली स्टेट है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक इसके बाद मैं कुछ और चेंजेस कर सकता हूँ। है। ठीक है, मैंने चेंजेस किए, मेरे पास डीबी 2 स्टेट आ गई, इसको मैंने एक सेव पॉइंट बनाया। ठीक है, ये डीबी 2 वाली भी सेव हो गई। ठीक है, अब व्हाट आई कैन डू इज, इसके बाद मैं अगेन रोल बैक कर सकता हूँ। इसके बाद दोबारा रोल बैक करूंगा अगर, तो बेसिकली कमांड जो होता है ना वो होता है रोल बैक नॉर्मली, जब मैं ट्रांजिशन को रोल बैक कर रहा हूँ। और जब मैं अपने सेव पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो होता है रोल बैक टू सेव पॉइंट। ठीक है, और फिर सेव पॉइंट का नाम, लेट से मेरे को डीबी 1 पे जाना है, डीबी 2 वाली जो मेरी स्टेट थी वो अच्छी नहीं है, तो डीबी 1 लिख दूंगा, मैं उस पर रोल बैक कर जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीबी 2 लिखता तो डीबी 2 वाले पॉइंट पे जाता, डीबी 1 लिखा तो डीबी 1 वाले पॉइंट पे चला गया। तो मेरी ना सारी प्रोग्रेस नहीं जाती है जितने में गलती है, बस वही वाली प्रोग्रेस जाती है, जहां पे मैंने सेव पॉइंट बनाता जा रहा हूँ वो प्रोग्रेस मेरी सेव होती जा रही है बेसिकली। और इन दी एंड सेव पॉइंट के बाद भी मान लो सेव पॉइंट के डीबी 2 के बाद मैंने कमिट कर दिया, तो जो लास्ट सेव पॉइंट पे ये वाली जो स्टेज थी मेरी, जो ये वाली स्टेट थी, वही कमिट हो जाती है। ओके ओके। क्लियर ओके है? यस सर, क्लियर। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? सर कोई डाउट नहीं, क्लियर। ठीक है, इसके बाद मेरा लास्ट जो पार्ट बचता है वो नॉर्मलाइजेशन का बचता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी एक्चुअली इसमें कुछ क्वेरीज वगैरह नहीं होती, इट इज प्योरली थ्योरेटिकल। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट क्विकली एज वेल। आपको आइडिया तो होगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में वैसे? यस सर, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड हाँ एनएफ हाँ और हाँ, कभी बिल्कुल एनएफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनएफ में क्या तो होगा, मतलब आपका कोई भी कॉलम जो होगा मल्टी वैल्यूड, जो मल्टी वैल्यूड होल्ड नहीं करेगा, जिसमें कि आपका हाँ, लाइक फोन नंबर है किसी पर्सन के दो, तो उसकी दोनों अलग बिल्कुल अलग रो बिल्कुल बनेगी आपकी। ऐसी है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और बिल्कुल सही बोल रहे सेकंड हो। में ऐसा होता है कि हम्म। नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी रहती है, पार्शियली डिपेंडेंसी कुछ इस टाइप से रहता है कुछ। सॉरी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कुछ ऐसा होता है सर, जैसे आपके जो एट्रीब्यूट है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट है, हाँ जी, वो फुल्ली हाँ जी, फंक्शनल हाँ जी। डिपेंडेंट होते हैं, नॉन पार्शियल डिपेंडेंट कुछ ऐसा कुछ रहता है। एक बार बता दीजिए ये वाला कंसेप्ट। हाँ मतलब आप थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो। मैं आपको ना हाँ एक बार 1NF 2NF 3NF और BCNF चारों ही बता देता हूँ। ठीक है। हाँ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो पता है ना आपको। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख रहा हूँ। ठीक है। जब जी। मैं 1NF की बात करता हूँ तो बेसिक सा होता है कि भाई अगर एक सेल है जिसके अंदर मेरे लेट्स से SQL और पाइथन दोनों पड़े हैं या आर पड़ा है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगा, मैं इसको अलग अलग करना चाहूंगा, इसको दो सेल बनाना चाहूंगा अलग अलग में। जी सर। ठीक है। दिस इज 1NF। और मैं 2NF की बात करूं तो 2NF में क्या होता है कि मान लो आपके पास कॉलम्स है, एक स्टूडेंट आईडी, एक स्टूडेंट नेम, हम्म। देन कोर्स आईडी हम्म। एंड कोर्स नेम। ठीक है। ये चार कॉलम्स हैं। तो मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इन दो को एक टेबल बनाऊंगा और इन दो को एक दूसरा टेबल बनाऊंगा। ठीक है। ठीक और जो है। कोर्स आईडी है ये बेसिकली सॉरी, इन तीनों को फर्स्ट टेबल बनाऊंगा और इसको दूसरा टेबल बनाऊंगा। बेसिकली उसके लिंकिंग के लिए भी रहेगा ना। हम्म। गेटिंग पॉइंट। सेकंड एनएफ में क्या करोगे सर? सॉरी। सेकंड एनएफ में आपने क्या बताया, कितनी टेबल बनाओगे देखो आप? मेरे पास ये चार कॉलम है, स्टूडेंट हम्म। आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। ठीक हम्म। है। मैं इसका क्या करूंगा कि भाई मेरे को जो कोर्स आईडी है वो अभी ना बेसिकली नॉन फंक्शनल हो गया। कोर्स आईडी का कुछ मतलब नहीं है। हम्म। तो इसको हम ऐसे नॉन फंक्शनल नहीं छोड़ते। या तो मेरे पास अगर मेरे को 2NF पे नहीं लेके जाना तो मैं कोर्स आईडी का कॉलम हटा ही दूंगा। अब मेरे को 2NF पे लेके जाना है तो व्हाट आई विल डू इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स आईडी, इन तीनों कॉलम को एक टेबल बनाऊंगा। देन ठीक है। कोर्स आईडी और कोर्स नेम को एक दूसरा टेबल बनाऊंगा। ठीक है। इससे मेरा जो दोनों आईडी वाला पार्ट था वो नॉन फंक्शनल नहीं रहा। ठीक है। पहले वाले केस के लिए ये बन गई फॉरेन की हम्म। और सेकंड वाले टेबल के लिए बन गई प्राइमरी की। राइट। जी सर। तो ये होती है मेरी 2NF। ठीक है समझ आया? सर। समझ आया? जी सर, क्लियर है। ओके। ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट होता है एक मिनट देखना। हाँ, जो जी। नेक्स्ट होता है 3NF। 3NF भी अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है। 3NF में सिंपली क्या होता है कि भाई कुछ भी अगर ऐसा कॉलम है जो कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो उसको डेटा वाइज में बना के नहीं रखूंगा। ठीक है। लेट से मेरे पास कुछ भी ऑर्डर आईडी है। ठीक है। उसके बाद एक सेल्स का कॉलम है। ठीक है। और उसके बाद एक टैक्स का कॉलम है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक्चुअली जो टैक्स वाला कॉलम है ना इसको नहीं रखूंगा। ठीक है। क्योंकि टैक्स मेरे को पता है कि भाई 18% टैक्स लगता है। तो जब भी मेरे को कैलकुलेट करना है मैं इसका बेसिक से एक फंक्शन बना के रख दूंगा। जब भी मेरे को कैलकुलेट करना होगा मैं उस फंक्शन को रन कर लूंगा। मैं कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं प्रॉपर डेटा नहीं डालूंगा, मेरा डेटा बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा उससे। क्योंकि गेटिंग अ पॉइंट। यस सर। तो जितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जिनको मैं फंक्शंस के थ्रू मतलब बेसिकली कैलकुलेटेबल कॉलम्स है जो उनको मैं कॉलम्स की तरह नहीं फंक्शंस या व्यूज की तरह सेव करता हूँ। ठीक है। ठीक है। दिस इज 3NF। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास लास्ट आता है BCNF। ठीक है। जो कि 3.5NF भी बोलते हैं जिसको। जी जी जी। ठीक है। 3.5NF या फिर BCNF दोनों सेम ही नाम है। ठीक है। हम्म। इसमें क्या होता है ये बेसिकली एक वर्जन है 3NF का ही बट थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होता है ये। ठीक है। हम्म। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई एक तो डेटा ऑलरेडी 3NF में हो, कि आपका डेटा ऑलरेडी 3NF में है। ठीक है। एक मिनट ना, जी जी। एक मिनट देना मेरे को। एक छोटा सा मेरे को काम आया है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
हाँ ओके सॉरी कहाँ पे थे हम बीसीएनएफ पे ठीक है BCNF तो बीसीएनएफ हाँ बीसीएनएफ में बेसिकली होना क्या चाहिए कि भाई आपका एक तो डेटा ऑलरेडी 3NF में हो ठीक है अब जब डेटा 3NF में है तो आपने देखा कि भाई मेरे पास एक तो फंक्शनैलिटी वगैरह वाइज वो फंक्शंस वगैरह अलग से बनेंगे डेटा ऐसे ही नहीं लिखा जाएगा जी और सर दूसरा जो पार्ट होता है कि भाई मान लो जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया एक यहाँ पे ठीक है जो भी यार दो टेबल बन जाते हैं बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दिया था ना क्योंकि 3NF में अगर कुछ है तो वो 2NF से होके आएगा ऑब्वियसली जी सर लाइक ये तो है नहीं मैं सीधा 3NF कर सकता हूँ पहले मेरे को 1NF करना पड़ता है फिर 2NF फिर 3NF करता हूँ है ना जी सर तो जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था 2NF में वही वाला एग्जांपल लेते हैं ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया था कि भाई जो स्टूडेंट आईडी थी स्टूडेंट नेम था कोर्स आईडी थी उसको एक टेबल में डाल दिया था और कोर्स आईडी और कोर्स नेम को एक दूसरे टेबल में डाल दिया था है ना यहाँ से हमारे दो टेबल बने थे बीसीएनएफ इसी चीज को एक स्टेप फर्दर ले जाता है ठीक है अगेन मैं वही लिख लेता हूँ स्टूडेंट आईडी है मेरे पास ठीक है स्टूडेंट नेम है मेरे पास कोर्स आईडी है मेरे पास और कोर्स नेम है मेरे पास ठीक है अब बीसीएनएफ के टाइम पे क्या होगा कि भाई मेरे पास ना देखो यहाँ पे मैंने क्या किया सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की डिपेंडेंसी को अलग किया सॉरी राइट हैंड साइड को देख रहे हो क्योंकि कोर्स आईडी और जो कोर्स नेम है वो कोर्स आईडी पे डिपेंड करता है तो मैंने कोर्स आईडी और कोर्स नेम अलग अलग कर दिया राइट और जो स्टूडेंट आईडी बेसिकली जो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम है ये लिंक होते हैं कोर्स आईडी के मदद से कोर्स आईडी मैंने इसमें भी रखा ठीक है बीसीएनएफ में यही एक स्टेप फर्दर चला जाएगा ठीक है इस बार क्या होगा मैं एक टेबल बनाऊंगा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का ठीक है एक टेबल बनेगा कोर्स आईडी और कोर्स नेम का ठीक है और लास्ट में एक टेबल बनेगा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का ठीक है गेटिंग अ पॉइंट तो मेरे पास जो तीन टेबल बने वो बना स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम ठीक है कोर्स आईडी कोर्स नेम स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी ठीक है जी सर ये मेरा टेबल 1 हुआ टेबल 2 हुआ टेबल 3 हुआ जो टेबल 3 है जिसके अंदर दोनों आईडीज वाला पार्ट है ना इसको हम मैपिंग टेबल भी बोलते हैं कौन सी टेबल सर मैपिंग टेबल मैपिंग टेबल क्योंकि बेसिकली इस टेबल का वैसे कुछ काम नहीं होता ये सिर्फ काम आती है स्टूडेंट आईडी को कोर्सेज पे मैप करने के लिए ठीक है इसलिए इसको मैपिंग टेबल भी बोला जाता है ठीक है क्लियर है यस सर क्लियर है ठीक है ये होता है मेरा बीसीएनएफ ठीक है तो इसके साथ आपका एसक्यूएल भी खत्म होता है खत्म सर एसक्यूएल में इतना ही पार्ट है बीसीएनएफ ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपका लास्ट पार्ट आता है ठीक है ना ठीक है सर हाँ इसके अलावा वही है कि मतलब एक दो चीजें होती हैं जो कि थ्योरेटिकल होती हैं वो बहुत ज्यादा आपकी इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं की जाती तो वी फोकस ऑन कि भाई इंडस्ट्री में जो एक्चुअली नॉलेज यूज की जा रही है वही पढ़ाएं सब कुछ पढ़ाने का पॉइंट ही नहीं है जी 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 जिसका आपको कभी काम ही नहीं आ रहा उसका पढ़ाने का पॉइंट ही नहीं है ना हाँ सर ये बताओ ये जो कर्सर ट्रिगर आपने बताए हैं ये यूज होते हैं ट्रिगर्स कर्सर बताया ट्रिगर्स बताया आपने और ट्रिगर्स बताया दूसरा वर्ड आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा सर कर्सर कर्सर सॉरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा दूसरा वर्ड आप क्या बोल रहे हो CURSOR कर्सर ट्रिगर्स होते हैं ना सर चलो कोई नहीं ट्रिगर्स मेरे को समझ आ रहा है दूसरा वर्ड ही नहीं समझ आ रहा आप मेरे को क्या बोल रहे हो स्पेल आउट कर दो एक बार CURSOR कर्सर कर्सर जी 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 अच्छा कर्सर तो प्रोग्रामिंग वाला हो गया वो तो पाइथन का पार्ट हो गया ना कर्सर एक्चुअली आप इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं करते ना जब आप पाइथन से एसक्यूएल को कनेक्ट कर रहे हो तब आप कर्सर करते हो कनेक्शन का एक पहले वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हो उस कनेक्शन को जो आप उस कनेक्शन से बेसिकली कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो तो कर्सर के थ्रू करते हो ना जी 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 हाँ तो वो आपका डायरेक्टली एसक्यूएल का पार्ट नहीं है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाला पार्ट है ठीक है और उसके अलावा जो सेकंड आपका ये ट्रिगर्स है ट्रिगर्स तो काफी ज्यादा यूज किया जाता है फॉर लॉगिंग पर्पसेस ठीक है इसमें आप जैसे हमने आफ्टर यूज किया उसकी जगह पे आप बिफोर इंस्टेड ऑफ ये भी यूज कर सकते हो टू बेसिकली मेक इट मोर वर्सेटाइल
ताकि आप यूजर के ऊपर लॉकिंग लगा सकते हो कि भाई सीईओ की एंट्री डिलीट करने लगे कोई बाई चांस तो वो ना कर पाए, इस तरीके की आप कर सकते हो। जी सर। है ना, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, तो ये एक्चुअली यूज किए जाते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, सो जी सर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम असाइनिंग यू असाइनमेंट्स। हम्म। ठीक है, सो जस्ट गिव मी सेकंड। आपके पास एक्सेल के जब मैंने भेजा था तो आपको डेमोग्राफिक डेटा वाला तो मैंने भेजा ही होगा, भेजा था सर। भेजा था ना? हाँ, तो जो एसक्यूएल के मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ ना, उसके हाँ, अंदर भी जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें आपको वही डेमोग्राफिक वाला डेटा ही यूज करना है। सीएसवी डेटा जो है। ठीक है। हाँ, जो सीएसवी डेटा था ना डेमोग्राफिक वाला, वही यूज करना है। ठीक ठीक है। ठीक है, एक बार मैं मार्क करके लिख भी देता हूँ बेशक से, जस्ट गिव मी अ हाँ। सेकंड। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा सर? पावर बीआई। पावर बीआई। हाँ जी, ओके। देन लास्ट पाइथन। देन पाइथन। इसके बाद सर? पाइथन के बाद आपका डेटा एनालिसिस का पार्ट खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आपको डेटा एनालिसिस का ऑलरेडी काफी अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको अपना स्किल थोड़ा सा और अपडेट करना चाहिए, डेटा साइंस वगैरह की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी के इन दी एंड इट्स योर तो ये चॉइस। जैसे इंटरव्यूज वगैरह जो होंगे, मॉक इंटरव्यूज हाँ, वगैरह ही आप शेड्यूल करते हैं या फिर कोई और टीम? नहीं नहीं, बेसिकली शेड्यूलिंग वगैरह आपको पता मुझसे ही लग जाएगा, बट हाँ। एक्चुअली ना गुड़गांव साइड होते हैं, जो गुड़गांव में हमारा हेड ऑफिस है ना उसमें होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तिलक नगर वाले में नहीं होते हैं? नहीं नहीं, तिलक नगर यहाँ पे ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, यहाँ पे मैं रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह जो छोटी मोटी चीजें होती हैं प्लेसमेंट की वो वाले होते हैं। जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट है जो मेजरली वो हैंडल किया जाता है वो गुड़गांव से किया जाता है। ठीक है, आपके इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, या फिर अगर आपको जाना चाहो आप जा भी सकते हो। ठीक है, तो हम्म। इट्स टोटली अप टू यू बेसिकली। तीन चीजें रहती हैं जो कि हम्म। बाय डिफॉल्ट रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका एक जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो कोर्स में से जो भी आपने पढ़ा उसका एक बेसिकली मॉक टेस्ट टाइप होता है। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंडली आपका जो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं वो होते हैं। एंड थर्ड आपका रेज्यूमे फीडबैक होता है, मतलब रेज्यूमे बिल्डिंग वाला पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, ये हम्म। प्रोसेस, ये तीन प्रोसेस है जिसमें आप तिलक नगर से भी ये चीजें कर सकते हो। ठीक ओके। है, इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या फिर स्पीकिंग वाली क्लासेस हैं या फिर जो इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह वाली चीजें हैं वो सारी आपके गुड़गांव से होती हैं। तो अगर आप गुड़गांव जा सकते हो तो डेट विल बी वेरी वेरी गुड, बट अगर आप नहीं जा सकते तो वो भी ऑनलाइन में शेड्यूल करवा सकता हूँ, नो इश्यू। गुड़गांव जाके किससे कनेक्ट होना पड़ेगा सर? गुड़गांव के आप ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे विनीत सर मिल जाएंगे आपको, वरना रीना मैम मिल जाएंगे आपको, कोई भी मिल जाएगा। वो तो आप जब जाओगे तो ऑब्वियसली हमें इन्फॉर्म करके जाना, ताकि मैं पहले से वहाँ पे इन्फॉर्म करके रख सकूँ। जी 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 जी। हाँ, ओके। बाकी आप अगर कभी डायरेक्टली भी जाना हो तो आप जाके बोल दीजिए कि भाई तिलक नगर वाली ब्रांच में मैं पढ़ता हूँ एंड मेरे को ये काम है, वो मैनेज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ठीक। हाँ जी, ठीक है, तो ओके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, पावर बीआई स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।